नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल जागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं की वे आंखें कविता है, किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो इसका भावार्थ सीखेंगे। इस कविता में कवि ने एक शोषित किसान है उसका वर्णन किया है। ठीक है, शोषित कैसा होता है? जिसका शोषण किया जाता है, यानी किसान की दुर्दशा का इस कविता में वर्णन किया है। तो यह कविता कैसी है? जो प्रगतिशील दौर था उस तरह उसकी ये कविता है। तो इसमें एक ऐसा किसान जो पहले हंसता खेलता परिवार और खेती और सब कुछ था, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें नष्ट हो गई। नष्ट होने के बाद किसान कितना परेशान है, कैसा दिखता है, एक पल में उसकी आंखों में जो चमक पीछे वाली बात को याद करके आती है और जस्ट ये पल में वह खत्म भी हो जाती है। तो उस ऐसे दुखी किसान का वर्णन इस कविता में किया गया है। बड़ी मार्मिक कविता है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। वे आंखें नाम है। आंखें ही होती हैं। तो आंखों का ही वर्णन क्यों किया है? क्योंकि हमारे जो मन के भाव हैं उनका प्रदर्शन करने का मात्र एक माध्यम आंखें ही हैं। अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी आंखें बताएंगी आप खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो भी आपकी आंखें ही बताएंगी कि आप दुखी हैं। ठीक है, चिंतित हैं या जो भी हैं, यानी आंखें मानो जैसे आपकी अंतर भावनाओं का दर्पण है। समझ में आ गया? इसलिए आंखें इसको शीर्षक दिया है। अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार माने जिसमें अंधेरा भरा हुआ है। अब आंखों में अंधेरा नहीं होता बल्कि गुहा सरीखी। गुहा माने गुफा के, सरीखी माने समान, कि जैसे गुफा में अंधकार भरा होता है उन आंखों से डरता है मन, यानी उन्हीं के जैसी आंखें हैं उस किसान की। ठीक है, तो उन आंखों को देखकर मन डर जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण। अब आंखें कैसी हैं कि उनमें मानो दारुण यानी निर्दयता, कठोरता मानो उनके अंदर भरी हुई है। ठीक है, अब निर्दयता और कठोरता किस लिए है? क्योंकि दया भी तब आएगी जब आपके मन में कुछ थोड़ी बहुत भावनाएं बची होंगी। लेकिन जब एक के बाद एक सारी चीजें टूटती चली जाती हैं तो इंसान पत्थर दिल हो जाता है, कठोर हो जाता है, निर्दयी हो जाता है। ठीक है, तो कवि ने किसान का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि अंधकार के समान, गुफा के अंधकार के समान जो आंखें हैं, यानी पूर्ण रूप से घिरी हुई, दुखों से भरी हुई। ठीक है, तो उनको देखकर मन मानो डर जाता है। और वो है कैसी? क्या दिखता है उनमें? कठोरता, निर्दयता उनमें भरी हुई है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो दैन्य माने दीनता, गरीबी, दुख माने दुख का, नीरव रोदन, तो रोदन कहते हैं रुदन। ठीक है, कि मानो उन आंखों में गरीबी का और दुख का रुदन मानो प्रदर्शित होता है, दिखता है या फिर भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा। किसकी चर्चा है ये? किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि एक किसान है जो स्वाधीन मतलब स्वतंत्र था। अभिमान भरा आंखों में इसका, यानी उसकी आंखों में क्या था? अभिमान था, गर्व था। यानी वही आंखें, जब वह किसान स्वाधीन था, स्वतंत्र था, तो वे आंखें कैसी थी? गर्वीली थी, गर्वोन्मत्त थी, गर्व से युक्त थी। छोड़ उसे मझधार आज, यानी उसको मझधार में छोड़कर, किसको? जो स्वाधीनता थी, आजादी थी, मानो उसको छोड़ करके संसार कगार सदृश वह किसका, यानी संसार कगार बोलते किनारे को, सदृश माने समान, वह किसका माने खिसक गया, जगह छोड़ दी, स्थान छोड़ दिया। यानी आजादी वाला, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से जीने वाला किसान जो बड़ा खुश था, जिसकी आंखों में अभिमान था, वह मानो उसको छोड़कर चला गया। यानी वो अभिमान उसका कहीं खिसक गया, कि किनारे से कोई चीज जैसे सरक जाती है, ऐसे ही वह भी खत्म हो गया। लहराते वे खेत दृगों में, यानी उसकी जो आंखें हैं, ठीक है, लहराते माने लहराते थे, वे माने वे, खेत माने खेत खलियान, दृगों में माने आंखों में, कि उसकी आंखों में क्या था? वो खेत खलियान जो कभी पहले हरे भरे हुआ करते थे, वह मानो लहराते थे। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, अब किनसे? यानी उन खेतों से जो कभी उसकी आंखों में हरियाली छाई रहती थी, मानो उन खेतों को देखकर खुशी उत्पन्न होती थी, वही खेतों से वह मानो आज बेदखल हो गया है, अलग हो गया है।
हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण में। यानी मानो उसके जीवन की जो हरियाली है, जो खुशियां हैं, वह तृण तृण माने तिनका तिनका, कण कण भी बोल सकते हो आप, तो उसमें मानो उसका जीवन बसता था। यानी खेतों की हरियाली ही उसके परिवार की खुशहाली का कारण था और वही खेतों से आज वह बेदखल हो गया है। आगे, आंखों ही में घूमा करता, यानी उसकी आंखों में और भी यादें हैं जो घूमती हैं। वो क्या है? वह उसकी आंखों का तारा। तो आंखों का तारा मुहावरा होता है, तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है सबसे प्यारा। यानी किसान के पुत्र का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि आंखों ही में घूमा करता, माने उसकी आंखों में घूमता रहता है। उसके पुत्र की छवि की बात कर रहे हैं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी उस पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? कारकुन कौन होते हैं? जो जमींदार होते हैं, उनके जो वाशिंदे हैं, यानी जो उसके नौकर होते हैं, जो उसका कहा अनुसार काम करते हैं, किसके? जमींदार के कहे अनुसार। तो उन्होंने मानो लाठी से मार मार कर युवा अवस्था में ही किसान के बेटे को मार दिया। ठीक है, यानी उसकी हत्या कर दी। तो यह यानी वह जो उसका बेटा है वह भी मानो उसकी आंखों में घूमता रहता है, उसकी यादें भी उसकी आंखों में भरी हुई हैं। बिका दिया घर द्वार, यानी घर भी द्वार से मतलब क्या है? जो बाहर वाली चीजें हैं वह भी। तो सब चीजें बिका दी गई, यानी बेच दी गई। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि उस किसान ने मानो महाजन का ब्याज चुकता करने के लिए, पैसा चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए अपना घर बार, खेत खलियान सब कुछ बेच डाला। ठीक है, लेकिन जो महाजन है उसने एक कौड़ी यानी एक पैसा तक भी ब्याज उस पर नहीं छोड़ा। ठीक है, रह रहे आंखों में चुभती वह, रह रहकर यानी बीच बीच में याद आती रहती है। जब पुत्र से थोड़ा मन हटता है तो बीच बीच में उसको याद आती रहती है, जो आंखों में उसको चुभती है। आंखों में चुभने का मतलब दुख देना से है। ठीक है, कष्ट वैसा पहुंचाना नहीं है, परेशान करना, लेकिन वो दुख कि जो कभी खुशहाली वाली जिंदगी थी, पशु भी अच्छे थे, घर में सारी चीजें थी, लेकिन अब नहीं है, तो बार बार वो चीजें परेशान करती हैं। उसके लिए चुभना शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, कुर्क हुई माने नीलाम हो गई थी, बरधों माने बैलों की जोड़ी। यानी किसान का मानो जैसे एक अंग होता है बैल, क्योंकि खेती का अधिकतर काम उस जमाने में बैलों से ही किया जाता था। तो किसान को बैलों से अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं वो बैलों की जोड़ी किसान की मानो कुर्क हो गई, नीलाम हो गई, बेच देनी पड़ी उसको। किस लिए बेचनी पड़ी? क्योंकि जो महाजन था उसने अपना ऋण मांगा, कर्ज मांगा, तो उसको चुकता करने के लिए मानो घर बार भी बेच दिए, खेत खलिहान भी बेच दिए, और जो बैल थे उनको भी नीलाम कर दिया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी क्या है? गाय का नाम है। ठीक है, कि किस उसके सिवा, यानी जो था वो किसान है, उसके सिवा दूसरे को पास दुहाने माने दूध निकालने के लिए, दूध दुहने के लिए किसको आने देती है? किसी को नहीं आने देती। अह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। कि वह क्या है? आह का मतलब है दुख भरा शब्द। ठीक है, तो मानो आंखों में नाचती है। क्या चीजें नाचती रहती हैं? क्या तैरती रहती हैं? जो सुख की खेती किसान की थी वह मानो अब उजड़ गई है। ठीक है, यानी पहले जो सारा सुख पूर्वक वो रहते थे, खेतों में हरियाली भी थी, पशु भी थे, परिवार भी था, वह मानो अब उजड़ गया है। तो वह आज भी जब बैठता है किसान तो आंखों में एक पल के लिए उसको वो याद करता है। ठीक है, बिना दवा दर्पण के घरनी, यानी घर में जब गरीबी आ गई, पैसा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो दवाई भी नहीं मिली, पत्नी बीमार रहने लगी, तो घरनी का मतलब पत्नी से है। तो बिना दवा माने बिना दवाई के मानो जो पत्नी है उसकी वह स्वर्ग चली, आती आंखें भर। स्वर्ग चली माने स्वर्ग सिधार गई, यह बात सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। यानी किसान के पास अपनी पत्नी को दवाई दिलवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो दवाई के अभाव में जो पत्नी है वह भी स्वर्ग सिधार गई, यह बात सोचते ही किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही, तो देख रेख के बिना यानी देखभाल नहीं हुई, दूध मुही माने दूध मुही बच्ची। समझ में आ गई आपको?
यानी जो सिर्फ माँ के दूध के सहारे ही रहती है, वह बच्ची बिटिया 2 दिन बाद गई मर, यानी वह बेटी भी 2 दिन बाद मानो मृत्यु को प्राप्त हो गई। समझ में आ गई? ठीक है, माँ कैसे मरी है? बिना दवाई के कारण, और उसके बाद जो बच्ची है चूंकि उसे दूध नहीं मिला इसलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। घर में विधवा रही पतोहू। अब किसान के घर में विधवा पतोहू माने पुत्रवधू बची है। ठीक है, क्योंकि पुत्र मारा गया किससे? जमींदार के लोगों ने लाठी से मारकर उसको मृत्यु दे दी। तो अब उसकी जो बहू है यानी किसान की जो पुत्र वधू है वह विधवा घर में बची है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। लक्ष्मी थी, कोमा लगाया है, यानी जिसको लक्ष्मी माना जाता था। कैसे कि घर में जब बहू आती है तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, लेकिन आज वो कैसी है? पति घातिन है। समझ में आ गई आपको? यानी पति की मानो मृत्यु के कारण जैसे उसको मान लिया गया है, क्योंकि ऐसा अक्सर समाज में होता है कि घर में कोई भी अपशगुन हो तो उसका जो अपराध है वह मानो महिला के ऊपर थोप दिया जाता है। ठीक है, तो उसको ऐसे बोला उन्होंने कि वह मानो लक्ष्मी थी लेकिन अब कैसी है? पति घातिन है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यानी कोतवाल ने क्या किया? उसको उसके घर से बुलवा लिया, मंगा लिया, तो उसका मतलब उसे जो पत्नी थी, पुत्रवधू थी, वह उसे अच्छा नहीं लगा तो उसने कुएं में कूदकर मानो अपनी जान दे दी। यानी पुत्रवधू को वह अपमान लगा, उस अपमान को वह सह न सकी और उसने मृत्यु को मानो गले लगा लिया। खैर पैर की जूती जोरू। यानी किसान क्या सोच रहा है कि खैर कि चलिए पैर की जूती जोरू, यानी जो महिला है, जो स्त्री है, उसको पैर की जूती के समान इन्होंने माना है। ठीक है, कि जोरू जो पत्नी है वह पैर की जूती की जैसी है। एक न सही एक दूसरी आती, कि एक ना रही कोई बात नहीं, दूसरी पहन ली जाएगी, दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध पर, कि बहू को याद करके, पुत्रवधू को याद करके क्या सोचा है? कोई बात नहीं, अगर मर गई, अगर बेटा होता तो दूसरी शादी कर ली जाती। लेकिन जैसे ही बेटे की मन में याद आती है, छवि आ जाती है, तो उस जवान बच्चे की सुध पर, स्मृति पर, यादों पर सांप लौटते फटती छाती, कि मानो उसके मन पर सांप लौटने लगते हैं और छाती उसकी फटने लगती है। किसकी? किसान की। ये दोनों भी मुहावरे हैं, सांप लौटना और छाती फटना। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी होना। तो कहते हैं जैसे ही बेटे की याद किसान के मन में आ जाती है तो मानो उसके जैसे छाती फटने लगती है और छाती पर सांप लौटने लगते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, यानी उस दुख को मानो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में। पिछला सुख कौन सा है? कि जब सब कुछ संपन्नता थी, किसके यहाँ पर? किसान के यहाँ पर। तो उस सुख की स्मृति जब आंखों में आती है, क्षण भर एक चमक है लाती, यानी किसान की आंखों में एक पल के लिए मानो चमक आ जाती है, कि जैसे ही वो अपने सुखों के पलों को याद करता है तो एक पल के लिए किसान की आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, लेकिन तुरंत ही शून्य मतलब शून्य स्थिरता में आकर के वह चितवन माने दृष्टि, कि जो आंखें हैं एक पल के लिए चमक आई, खुशियां आई, लेकिन जैसे ही उसको अभी वर्तमान की याद आ गई कि अब मैं किस स्थिति में हूं, तो उसकी जो आंखें हैं, उसकी जो दृष्टि है वह शून्य हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तीखी नोक सदृश बन जाती। और वो दृष्टि कैसी हो जाती है? तीखी हो जाती है, पैनी हो जाती है, नोक के जैसी। ठीक है, नोक माने जो नुकीली चीज होती है, जो चुभने वाली है। ठीक है, तो नोक के समान मानो वह बनने लग जाती है या बन जाती है। तो ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको कि किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है, कि जब किसान स्वतंत्र था तब उसके पास सारी चीजें थी, लेकिन कर्ज न चुकाने के कारण सारी चीजें बिक गई। जब धन का अभाव हो गया तो धन के अभाव में मतलब पत्नी भी खत्म हो गई, जो बेटी है छोटी वो भी नहीं बची, पुत्र वधू ने भी कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली, उससे अपना अपमान सहा नहीं गया। और यह सारी चीजें जब किसान को याद आती हैं तो वह मानो दृष्टि जो एक पल के लिए खुश हुआ था, पिछली चीजों को सोचकर, अच्छी चीजों को सोचकर, अपनी परिवार की खुशियों को सोचकर, वह मानो नोक के समान उसकी आंखों में चुभने लगती हैं और वह दृष्टि नुकीली हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? तीखी हो जाती है। तो ये चीज समझ आई? ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से आ गई होगी। धन्यवाद।